आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 6 त्रिभुज या त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर दबाइए ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। अब बात है त्रिभुज की या त्रिभुजों की समरूपता की। तो एक छोटी सी बात उससे पहले कर लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो? 3। यानी त्रिभुज, ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है, लेकिन अभी पाठ शुरू कर रहा हूँ तो उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ। 3 भुजाओं से बना बहुभुज जिसका बना बहुभुज जिसके अंदर 3 ही भुजाएं होती है, 3 ही कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग। अब त्रिभुज में समरूपता या सर्वांग समता समझने से पहले एक माध्यिका के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेना है। त्रिभुज की माध्यिका क्या है? त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, जैसे त्रिभुज का शीर्ष ए है, ए से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है त्रिभुज की माध्यिका। ध्यान रखना, किसी भी शीर्ष से, जैसे बी शीर्ष से सामने की भुजा है, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका होती है। अब एक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिका होती है, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित होती है। दूसरी ओर शिष्टलम क्या होता है? तो एक त्रिभुज के किसी शीर्ष से, जैसे ए शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब है, उसको क्या कहोगे? शिष्टलम कहोगे। यानी जैसे एडी है, यहाँ पर बीसी पर समकोण पर स्थित है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी। माध्यिका होती है त्रिभुज की एक शीर्ष सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, और त्रिभुज का शिष्टलम होता है वो सामने की भुजा पर समकोण बनाता है। अब ये है तो तीनों शिष्टलम त्रिभुज के भीतर नहीं होते हैं, सदैव भीतर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण वाले कोण पर स्थित होते हैं, मतलब यहाँ से खींचते हैं, या तीनों है वो तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ होता है। अब जैसे अधिक कोण त्रिभुज के अंदर शिष्टलम खींचा जाता है तो वो त्रिभुज के बाहर भी होता है, जैसे यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से याद रखना। तो कभी शिष्टलम है वो त्रिभुज के बाहर भी खींचा जा सकता है। तो त्रिभुज की शिष्टलम और माध्यिका के बाद बात आती है समरूप बहुभुज किसे कहते हैं। तो मेन महत्वपूर्ण परिभाषा है, रिक्त स्थान के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब समरूप बहुभुज किसे कहोगे? समान भुजाओं की संख्या वाले, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समान भुजाओं की संख्या वाले, भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि, अब दो शर्तों का पालन आवश्यक है। समरूप होंगे यदि पहली शर्त यह है कि उसके संगत जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं वो होनी चाहिए समानुपाती, और दूसरी शर्त है संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये अगर दो शर्तों का पालन कोई भी दो समान भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज कर रहे हैं, मतलब एक चतुर्भुज है दूसरा चतुर्भुज, एक त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज, तो वो दोनों बहुभुज है वो समरूप होते हैं। यानी समान भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज यदि समरूप है, कब हो गए? जब संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत कोण है वो उसके बराबर है। इसके बाद बात आती है त्रिभुज खुद की। अब त्रिभुज की समरूपता समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, त्रिभुज की सर्वांग समता। पिछली क्लास में आप पढ़ कर गए। सर्वांग सम किसे कहोगे? यदि दो त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं समान होनी चाहिए, जैसे एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है, समान भुजाओं की माप होनी चाहिए। जैसे 6 सेमी है तो उसकी संगत भुजा 6 सेमी, 8 सेमी है तो 8 सेमी। इस तरीके से अगर त्रिभुज है तो वो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग समय सर्वांग समता का चिन्ह होता है बराबर या समता चिन्ह के ऊपर इस तरीके से आकार दर्शाना है। ये त्रिभुज है वो दोनों सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम के अंदर क्या होता है? संगत भुजाएं समान होना आवश्यक है। और त्रिभुजों की समरूपता किसे कहोगे? तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उसकी संगत भुजाएं, पहली शर्त, रिक्त स्थान के अंदर भी पूछा जाता है कई बार, संगत भुजाएं समानुपाती हो, अनुपात समान हो, भुजाएं समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है, समानुपाती हो और संगत कोण है वो बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज है वो समरूप होते हैं।
यानी दो त्रिभुज यदि समरूप हो गए कब, जब उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण बराबर हो। उदाहरण लूं अगर चित्र के आधार पर, तो जैसे पहला त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर अगर इसकी भुजा 2 सेमी है, 3 सेमी है, 4 सेमी है, तो ये भुजाएं 2, 3, 4 होना आवश्यक नहीं है। 2 के बदले जैसे 4 हो जाती है, 3 के बदले 6 हो जाती है, 4 के बदले 8 हो जाती है। तो जब आप इस भुजाओं का अनुपात निकालोगे एबीसी पीक्यूआर की, तो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगी, जैसे 2/4, 3/6 और 4/8। तो इस तरीके से जब आप उनका अनुपात निकालोगे, सोल्व करोगे, तो 1/2 अनुपात मिलेगा, यानी तीनों भुजाएं हैं वो समान अनुपात में स्थित हैं। तो ऐसे दोनों त्रिभुज है वो समरूप कहलाते हैं। कब कहोगे, जब उसकी संगत भुजाएं है वो समानुपाती होनी चाहिए, कोण है वो बराबर होने चाहिए। जैसे ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, या बी कोण जैसे 70 डिग्री है तो इस कोण का मान भी 70 होना चाहिए, और सी कोण 50 डिग्री है तो इसका मान भी 50 डिग्री होना चाहिए। तब दोनों त्रिभुज है वो समरूप कहलाते हैं, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। अब बात आती है त्रिभुज यदि समरूप है तो उसे किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यदि दो त्रिभुज एक जैसे एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ, नाम बदल रहा हूं, अगर दोनों समरूप है तो इसके मध्य इस प्रकार का चिन्ह दर्शाया जाता है। अगर ये चिन्ह लगा है इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। और यदि समरूप है तब आपको पूछा जाता है रिक्त स्थान में या एबेसिडे वाले ऑप्शन में, बहुविकल्पात्मक में, कि जैसे उसकी कौन सी भुजा या किस भुजा की कौन भुजा समानुपात में होगी। तो ए बी के संगत है वो डीई होगी, और बी सी के संगत है वो ई एफ होगी समान अनुपात में, और ए सी के संगत है वो बी एफ होगी। तो इस तरीके से ये तीनों भुजाओं का अनुपात है वो समान होता है, और साथ में ही कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा, कोण बी है वो कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी है वो कोण एफ के बराबर होगा। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वो इस तरीके से उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत कोण है वो बराबर होगी। अब इसके बाद अगली बात है इसकी समरूपता के नियमों की। तो एक त्रिभुजों की समरूपता के नियम, सर्वांग समता के अंदर तो हम 5 नियमों का प्रयोग करते हैं छोटे मोटे। समरूपता के नियम मुख्य रूप से 3 नियम है। पहला नियम है कोण 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 नियम, या इसी नियम को कहते हैं कोण कोण उप नियम, ए उप गुणधर्म या ए उप नियम। अब ये क्या है, तो इसके अंदर संगत भुजाएं नहीं दी हुई है, केवल कोण दिए हुए, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर। ध्यान रखना ये सर्वांग समता का नियम नहीं होता है, केवल समरूपता में होता है। जैसे एबीसी एक त्रिभुज है और पीक्यूआर दूसरा त्रिभुज है, अगर आपको उसके संगत कोण बराबर दिए हुए 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, 60 है और 60 है, 50 डिग्री और 50 डिग्री, तो इस तरीके से एक त्रिभुज के तीनों कोण है वो दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, तो त्रिभुज है वो ए नियम से या समरूप होगा। अब क्या ए उप नियम क्या है, कभी कभी क्या है केवल आपको 2 कोण देता है और पूछता है कि त्रिभुज इसका समरूप है सिद्ध कीजिए, या कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो 2 कोण अगर ज्ञात है तो तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है, इस स्थिति में भी हम ए उपनियम से समरूप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है त्रिभुज का गुण होता है, सबसे पहले बताया था तीनों कोणों की योग 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 कोण समान है तो उसका तीसरा कोण भी समान होगा, क्योंकि योग फिक्स है 180 डिग्री। इस स्थिति में अगर 2 कोण पता है तो हम उसे ए उपनियम से समरूप कर सकते हैं। फिर सेकंड नियम आता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समान अनुपात में स्थित है। अभी जैसे पहले उदाहरण लिया था 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, और दूसरा त्रिभुज है जिसकी संगत भुजा है 4 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो समान है, अर्थात 1/2 है। अगर इस तरीके का सवाल देकर के पूछा जाता है किस नियम से समरूप है, तो ये एस 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 नियम से समरूप है। फिर इसके बाद अगला नियम आता है एस ए एस, एस ए एस। अब एस एस नियम क्या है, 2 त्रिभुज देगा, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं ज्ञात होगी एस और एस, जैसे 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी और 5 सेमी, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। साथ ही इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत को 20 का कोण आता है वो कोण आपस में बराबर होगा, यानी जैसे 40 डिग्री इसका मान है, इसका मान भी 40 डिग्री है, तो ये दोनों त्रिभुज है
एस ए एस नियम से समरूप हो गए। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरे के बाद अब चौथा और लास्ट नियम आता है समरूपता के लिए, वो है आर एस एस, यानी एक समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण इस भुजा का मान दिया हुआ हो, जैसे 13 सेमी और 26 सेमी, कर्ण तथा एक अन्य भुजा कोई भी जैसे 5 है और 10 है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज है वो आर एस एस नियम से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज है वो समरूप हो गए। ध्यान रखना जिसके अंदर कोण समकोण वाला होता है और अन्य दो भुजाओं के अंदर एक तो कर्ण भुजा होती है, समकोण के बाद हाइपोटेन्यूज कर्ण भुजा और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा संगत अन्य भुजा के समान है, तो ऐसे त्रिभुज आर एस एस नियम से सर्वांग समरूप हो गए। तो ये समरूपता के मुख्य 4 नियम है। अब इसके अंदर ए ऐसे आता नहीं, जो सर्वांग समता के अंदर आता है वो समरूपता में नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि अगर दो कोण ज्ञात है तो हम पहले नियम से ए उप नियम से भी कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती। और अब समरूपता के नियम होने के बाद बात आती है एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो आप 6.3 में 6.2 के अंदर सॉल्व करते हैं, और वो प्रमेय है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुजों में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होता है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय एक त्रिभुज में, ध्यान रखना इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक त्रिभुज है जैसे एबीसी दिए हुए है, एबीसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को ले लो, जैसे ए बी को लो या बीसी को लो या एसी को लो, एक भुजा के समांतर अगर जैसे बीसी के समांतर में रेखा खींच रहा हूं जो ए बी को डी पर प्रतिशत करे, ए सी को ई पर प्रतिशत करे, यानी त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा है या रेखाखंड जैसे डी ई समांतर किसके खींचा है? बी सी। तब ये जो समांतर रेखा है वो अन्य दोनों भुजाओं को, एक के तो समांतर अब पीछे बची एक तो ए बी और एक ए सी, इन अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या इसको दूसरा नाम थेल्स प्रमेय से भी जाना जाता है। तो थेल्स प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय किससे कहोगे? यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची हुई है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, तब आप लिखते हैं कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से अनुपात कहां से बनते हैं? ध्यान रखना जैसे त्रिभुज में किसके समांतर बीसी के, अब त्रिभुज का तीसरा शेष बचा कौन सा? ए, तो ए से अनुपात बनते हैं, ए से डी तक और डी से बी तक, यानी ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बट्टे ई सी। इसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। और दूसरा है इस प्रमेय का विलोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इससे तो सवाल पूछे जाते हैं जैसे तीन भुजाओं के या इस तीन विभागों में से मान दे दिया जाता है, जैसे 2 सेमी या 3 सेमी, फिर ये 4 सेमी या एक्स लेकर के पूछा जाता है, इसी के अंदर हम मान रखते हैं जैसे 2/3 बराबर 4/x और वज्र गुणा करके हम एक्स का मान निकालते हैं, यानी x इंटू 2 बराबर 3 इंटू 4, इससे x बराबर मिल जाता है 3 इंटू 4/2, तो 6 सेमी। इस तरीके से यहाँ से तो एक सवाल दिया जाता है न्यूमेरिकल, तो मतलब सीधा हल करने वाला क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन अब प्रमेय का विलोम क्या है, तो ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर आता है यदि एक त्रिभुज की, अब जैसे प्रमेय खुद क्या था, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचोगे तो वो दूसरी दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात बांटती है। तो अब इस प्रमेय का विलोम है कि यदि एक त्रिभुज में कोई एक रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात बांटते हुए गुजरती है, जैसे ये अनुपात है वो समान है, डी ई एक रेखा है त्रिभुज एबीसी में जो समान अनुपातों में विभाजित करते हुए निकल रही है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात अगर ए डी बट्टे डी बी अनुपात पहले से ही हमें ज्ञात है या बराबर दिए हुए हैं, तो इस स्थिति में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम ले सकते हैं कि डी ई है वो किसके समांतर होगी? बी सी के। तो ये भी सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है परिभाषा, प्रमेय और उस प्रमेय का विलोम। अब जब आप इस प्रमेय को पढ़ लेते हैं तो कभी कभी इन प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय
साथ-साथ में एक पूर्व क्लास में पढ़ा हुआ प्रमेय पूछा जाता है, मध्य बिंदु प्रमेय। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मध्य बिंदु प्रमेय एक त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु जैसे डी है और दूसरी भुजा का मध्य बिंदु जैसे ई है, तो एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। यानी अगर डी इस ए बी का मध्य बिंदु है और ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में डी ई को मिलाने वाला रेखाखंड यानी डी वो एक तो समांतर होगा बीसी के, तथा डी ई है वो उसका आधा होता है किसका, बी सी का। इसे कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। और इस प्रमेय का विलोम भी होता है। विलोम के अंदर क्या याद रखोगे, त्रिभुज की एक भुजा, जैसे एबीसी त्रिभुज है, इस एबीसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, या जैसे आपने एसी के समांतर कोई रेखा खींच ली है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान से सुनना प्रमेय का विलोम। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये अगर मध्य बिंदु दिया हुआ है और डी ई है वो ए सी के समांतर खींची हुई है, तब ई है वो बी सी को समद्विभाजित करेगा। इसे कहते हैं आधा, मतलब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, समद्विभाजित करता है। तो इस तरीके से हमने छठे अध्याय की संपूर्ण परिभाषाओं का एक बार अध्ययन किया है। प्लीज आपको कक्षा अगर अच्छी लगती है तो फॉलो जरूर करें अपने चैनल को और किसी दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों को लाभ भी मिले इसके बारे में।